बच्चों, आज हम ये द्वितीय वर्ष का जो हमारा प्रथम पेपर है रीतिकाल, उसके विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक माना जाता है। यानी कि इन 200 वर्षों की जो समय है, इसे रीतिकाल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल नाम से चिन्हित किया। रीतिकाल के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। रीतिकाल की परिस्थितियों को, रीतिकाल के कवियों को। तो आज के वीडियो में हम रीतिकाल की विशेषताओं को, उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है रीति निरूपण, यानी कि लक्षण ग्रंथों की रचना। जो हिंदी आचार्यों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल में की। लेकिन संस्कृत काव्यशास्त्र में जो रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उनमें जो सूक्ष्म चिंतन और विश्लेषण होता था, वो रीतिकाल में हमें उपलब्ध नहीं होता। उसका निधान अभाव में पाया जाता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, लेकिन वे आचार्य कोटि में नहीं आते। दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस को अपना प्रमुख विषय बनाया। नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करना इन कवियों ने प्रमुख समझा। इसी कारण से जन सामान्य की समस्याओं का ये कवि अपने ग्रंथों में उल्लेख नहीं कर सके। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जो श्रृंगार रस का वर्णन हमें मिलता है, वो कहीं कहीं पर अश्लीलता को लिए है। इसी प्रकार वियोग वर्णन में जो रीतिमुख धारा के कवि थे, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, इन चार कवि को हम रीतिमुख काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। तो वियोग श्रृंगार में का जो वर्णन इन कवियों ने किया, उसमें स्वच्छंद काव्यधारा में मिलती है। इसके साथ साथ हृदय की आकुलता एवं विकलता का मार्मिक चित्रण इन रीतिमुख कवियों ने वियोग श्रृंगार के अंतर्गत किया है। तीसरी विशेषता है अलंकारिकता, यानी अलंकारों को प्रमुख स्थान देना। रीतिकाल के कवियों ने कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने के लिए अपने काव्य में अलंकारों को बहुत ज़्यादा स्थान दिया, जिसकी वजह से काव्य विकृत हो गया। अलंकार जो कविता का साधन होता है, अलंकार जो कविता का साधन होता है, वो इस काल के कवियों ने उसे साध्य मान लिया, जबकि साधन और साध्य में बहुत अंतर होता है, जिसकी वजह से रीतिकाल का काव्य विकृत हो जाता है। अगली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के कवि किसी न किसी राजा के राज दरबार में रहते थे और उनकी जीविका चलाने के लिए राज दरबार से उन्हें उचित धनराशि प्राप्त होती थी। ऐसी स्थिति में कवि गण अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करने के लिए, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए, उसके शौर्य की झूठी प्रशंसा करने के लिए ही कविता लिखने लगे। जन सामान्य की ओर, जनता की समस्याओं की ओर उन लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। कवि देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास, कुशल सिंह के लिए कुशल विलास और भरतपुर के राजा सुजान सिंह के लिए सुजान चरित की रचना की। इसी प्रकार कवि भूषण, जो रीतिकाल में एकमात्र वीर रस का कवि माना जाता है, उसने शिवाजी की प्रशंसा में, मराठा शिवाजी की प्रशंसा में
शिवराज भूषण और शिवा बामनी की रचना की, और छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। रीति काल के अंतर्गत जो कवि ने अपने काव्य वर्णन किया उसमें भूषण ही एकमात्र ऐसा कवि रहता है जिसने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा सही रूप से की। बाकी जो कवि थे उन्होंने झूठी प्रशंसा, झूठी वाई वाई लूटने के लिए ही अपने आश्रयदाताओं की के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। भक्ति एवं नीति। रीति काल के कवियों ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में वैराग्य एवं भक्ति की रचनाएं की। राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को भी वो भक्ति समझा जाने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रीति काल का कवि भक्ति से हीन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि वो भक्ति के प्रति अनास्था प्रकट करे। इसलिए अपने जीवन के उत्तरार्ध के अंतर्गत, जीवन के अंतिम समय में उन लोगों ने भक्ति एवं नीति से संबंधित काव्य की रचना की। नारी के प्रति दृष्टिकोण। तो रीति काल के कवियों का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वो केवल कामुक दृष्टिकोण था। वो रीति काल के कवि नारी को केवल विलास की वस्तु समझते थे। नायिका के नक्श चित्रण में ही इनका विशेष रुचि रहती थी। नारी का जो बाहरी रूप था, नारी का जो बाहरी आवरण था उसमें इनकी रुचि हुआ करती थी, जबकि नारी के जो आंतरिक गुण हैं, दया, ममता, प्रेम, उन गुणों की तरफ इन कवियों का ध्यान नहीं गया। नारी को केवल विलास की वस्तु, उसको प्रेमिका ही समझा जाने लगा, जबकि नारी के जो और रूप होते हैं, देवी, माँ, बहन, सहचरी, उन रूपों की तरफ रीति काल के कवियों का ध्यान नहीं गया। प्रकृति चित्रण। रीति काल के कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन एवं आलंकारिक रूप में चित्रण अधिक किया है, जबकि आलम्बन रूप में चित्रण बहुत कम रीति काल के कवियों ने किया है। रीति काल के कवियों ने प्रकृति को मनुष्य के साथ जोड़ दिया। मनुष्य के सुख में वो सुख देती है, लेकिन जब व्यक्ति दुख होता है तो उसको प्रकृति से दुख का अनुभव होता है। इस प्रकार का चित्रण उन्होंने अधिक किया प्रकृति का। अगली विशेषता है संकुचित जीवन दृष्टिकोण। रीति काल के कवियों का हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन्होंने जो काव्य रचा वो केवल अपने आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा के लिए लिखा, इसलिए इनका काव्य किसी महान उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। इन लोगों ने, रीति काल के कवियों ने जो रचना की है, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं की, बल्कि अपने आश्रयदाताओं की, अपने राजा के जिसके आश्रय में लोग रहते थे उनकी झूठी प्रशंसा के लिए ही इन्होंने काव्य रचना की। अगला बिंदु, अगली विशेषता, ब्रजभाषा का प्रयोग। जो ब्रजभाषा भक्ति काल में केवल कृष्ण काव्य तक सीमित थी। भक्ति काल में भाषा दो भाषा में उपलब्ध होती है। रीति काल से पहले जो भक्ति काल हम पढ़ते हैं, भक्ति काल में जो राम काव्य हमें मिलता है वो अवधी भाषा में मिलता है, और जो कृष्ण काव्य मिलता है वो हमें ब्रज भाषा में मिलता है। लेकिन रीति काल के अंतर्गत पूरा संपूर्ण रीति काल ब्रज भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि ब्रज भाषा के कुछ गुण थे, शब्द, सौष्ठव, मधुरता, पद, ललित। इनके कारण ब्रज भाषा रीति काल की काव्य भाषा बन जाती है। और निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि रीति काल के कवियों ने अपने किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए काव्य रचना नहीं की, लेकिन अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए वो काव्य रचना करते हैं। इसलिए किसी महान उद्देश्य की पूर्ति रीति काल का कवि नहीं कर पाया। थैंक यू, धन्यवाद।